मूड डिसऑर्डर ऐसे हैं जो गुस्सा दिलाते हैं, जो तल्खी पैदा करते हैं। बायोलॉजी है, जिस्म के अंदर एक बायोलॉजी है जो तल्खी पैदा करती है और मत मार देती है। तो जो बंदा एंग्जाइटी का शिकार होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है या शिज़ोफ्रेनिया में होता है या डिप्रेशन में होता है, तो वो आपके साथ एक अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता। उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे, उसका ठहराव पैदा नहीं कर रहे। वो छोटे छोटे पटाखे, छोटे छोटे धमाके अंदर हो रहे होते हैं, और जब वो बंदा गुफ्तगू करता है तो वो लैंड माइन्स बिछाए जाता। ये समझते हैं बारूदी सरिंगें? बारूदी सरिंगें पता क्या होती हैं? कि जब कोई चल के आपकी तरफ आ रहा है तो आपको पता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, तो पहले ही ज़मीन में वो बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं कि जो ऊपर पाँव रखेगा तो पटाखा चलेगा। घरों में ये चल रहा होता है, क्योंकि घरों में एक बच्चा होता है जो कि बीमारी में होता है या नशे में होता है, एक माँ बाप होते हैं, दो चार उसके बहन भाई होते हैं, एक दादाजी होते हैं, एक दादी अम्मा होती हैं। तो ये सारे अपने अपने मोर्चों में बैठ के एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, खामोशी से या बातचीत के ज़रिए। और जितने लोग बैठे होते हैं उतने ही इंटरेक्शन हो रहे होते हैं। जैसे दो लोग बैठे हों तो दो इंटरेक्शंस होंगे, और अगर तीन लोग बैठे हैं तो फिर तीन इंटरेक्शन हो रहे होंगे, और अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो वो सब एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कहानी डाल रहे होते हैं। जैसे यहाँ बात होती है तो सालक साहब उधर से कोई ज़ेर लब बात करते हैं तो कासर उधर से सुनता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, वो इधर आती है बात नईम साहब के पास। जैसे हॉकी में नहीं होता कि गेंद जो है हॉकी इधर चली गई उधर चली गई, तो घरों में भी ये चीज़ चल रही होती है कि हर कोई असरअंदाज हो रहा होता है किसी न किसी के ऊपर। और जो मेंटल हेल्थ है, अगर उसमें कहीं एक बंदे में कोई ख़राबी हो तो वो पहला शेर वो कहता है, उसको तोरा मिसरा कहते हैं। किसी गज़ल का पहला मिसरा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, तो फिर आगे चलता रहा, दूसरा बंदा भी फिर बोलता है, इस तरीके से चलता है। तो कोई बंदा एक बीच में बात कर देता है, इसको तोरा मिसरा कहते हैं, तो दूसरा बंदा फिर अगला शेर बोलता है, फिर तीसरा अगला शेर, चौथा सारी गज़ल कह देता है। ये जो घरों में माहौल है ना, इसको पहले ठीक करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सच बात यह है कि आप यहाँ किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं आते, किसी नशे के इलाज के लिए नहीं आते, आप अपने माहौल को ठीक करने के लिए आते हैं। कहते वैसे आप कुछ और हैं, लेकिन असल बात है जो चीज़ आपको तंग कर रही होती है वो घर का माहौल है। कि घर जाते ही हॉल पड़ते हैं, जब आप घर जाने की तरफ चलते हैं ना रात को, मर्द हज़रात, तो उनको परेशानी हो रही होती है कि घर जाके तो कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अब अगर आप गौर करें तो मर्दों को रात को घर आते हुए अट्रैक्शन फील होनी चाहिए ना, कि घर जाएंगे तो बच्चों में मिलेंगे, बीवी से मिलेंगे, लेकिन उनको वहशत हो रही होती है कि घर में कोई ना कोई तूफ़ान है। और फिर घर में जब जाता है तो कोई पर्दापोशियाँ भी कर लेते हैं, कुछ बताते नहीं है कि इसने क्या किया। फिर जब ज़्यादा काम होता है तो कहते हैं तुसी संभालो इसनू, सब तुहाडा कसूर है। तो एक दूसरे के साथ ये माहौल की ख़राबी जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो भी बात कर रही थी अफरा, वो बात ये कर रही थी कि जब घर में कोई क्राइसिस आप खुद पैदा करते हैं, एक है कि क्राइसिस पैदा होता है, वो क्राइसिस ऐसे पैदा होता है कि एक बंदा 2:30 बजे आ गया नशा करके, तो आंदिया बार गड्डी उन्हें तोड़ देती है और फिर शोर मचाया, मुलाजम सारे जाग पैने, घर च रौला पै गया, सारे भी खिड़कियाँ खोल के देख रहे हैं, तो ये क्राइसिस पैदा हो गया। और फिर सब घर वाले उस क्राइसिस को ठंडा करने में लग जाते हैं। कई दफ़ा तो घर में बातचीत कर रहे होते हैं जब आपस में, तो वो टेप रिकॉर्डर पे कवालियाँ लगा देते हैं ताकि हम साए समझें कि हम कवाली सुन रहे हैं। देखिए, क्राइसिस तब भी पैदा करने की ज़रूरत है। क्राइसिस का एक मतलब अपॉर्चुनिटी भी होता है। जब तक आप क्राइसिस पैदा नहीं करते तब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती। क्राइसिस में छुपी हुई एक अपॉर्चुनिटी भी होती है।
अभी देखिए जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो ये क्राइसिस पैदा हो गया है, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी हुई हैं। कई अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर छुपी हुई हैं कि जो सब्सिडी थी उसको थोड़ा कम करने का मौका मिला, लोगों के ज़हन पे बोझ आया, वो ज़्यादा कमाने की तरफ तवज्जो देंगे और कुछ लोग जो हैं इसके बहाने अपने अपने कामकाज में 2 पैसे ज़्यादा अपना रेट चढ़ा देंगे। मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी। जो जॉब पर कर रहे हैं तो वो भी अपना कुछ ना कुछ जाके तो डिमांड करेंगे ना बॉस से कि हमारी भी तनख्वाह बढ़ाएं, पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो फालतू की चीज़ें हैं लोग ख़रीदना बंद हो गए हैं और इस क्राइसिस की वजह से इंपोर्ट बंद हो गई है और बिल्लियों और कुत्तों के लिए जो खुराकें आती थी वो बंद हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि हम क्राइसिस पैदा करने से डरते हैं, दर हकीकत क्राइसिस का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन क्राइसिस पैदा करना और क्राइसिस का इंतज़ार करना 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप क्राइसिस पैदा करते हैं तो आप सोच समझ के क्राइसिस पैदा करते हैं और आपको पता होता है कि मैं क्राइसिस पैदा करूंगा, कोई पाबंदी लगाऊंगा, कोई रुकावट डालूंगा तो मेरा जो मद्दे मुकाबल है वो कुछ ना कुछ रौला पाएगा, वो खप डालेगा, वो तोड़ फोड़ की धमकी देगा, वो घर से जाने की बात करेगा। तो आपको तैयार होना चाहिए। जब आप क्राइसिस पैदा करते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए कि आपने क्राइसिस पैदा किया है तो आपने पहले बंदोबस्त करना है कि उसको मैनेज करना है। जैसे फिल्मों की शूटिंग नहीं होती जिसमें वो कोई आग लगानी होती है महल के अंदर, मलका बादशाह को जलाना होता है, तो आपका क्या हाल है कि वो सचमुच जला देना होता है उसको। उन्होंने बंदोबस्त किया होता है कि एंड टाइम पे जब आग लग जाएगी सीन हो जाएगा और मलका और बादशाह को ज़िंदा निकाल देना है। ऐसी ख़तरनाक शूटिंग्स जो होती हैं तो उनके लिए वो बंदोबस्त रखते हैं कि जो ही सीन ओके हो वो तमाम लोगों को सेफ़ एग्ज़िट दे दें। तो घरों में भी जैसे आप क्राइसिस पैदा करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका जो नौनिहाल है वो किस किस्म का रद्द अमल देगा। तो उसका कोई कज़न, कोई उसका चचा ताया, कोई उसका भाई, कोई उसका और रिश्तेदार, कोई उसका दोस्त जो है वो भी इर्द गिर्द होने चाहिए ताकि उसको क्राइसिस से रोकें। तो जब आप खुद क्राइसिस पैदा करते हैं, खुद ही उसको रोकते हैं, तो फिर आप आगे तरक्की कर जाते हैं। लेकिन अगर आप क्राइसिस पैदा करते हैं और दूसरा बंदा रद्द-ए-अमल देता है और आप भाग उठते हैं तो फिर आप समझे कि आपकी लुटिया डूब गई है। फिर आप उस क्राइसिस को अगर मैनेज नहीं कर सकते तो बेहतर है कि उसको पैदा ही ना करें। इसको हम रेड स्टैंड कहते हैं, क्राइसिस पैदा करना और उसको मैनेज करना। एक येलो स्टैंड होता है जिसमें हम बार बार किसी को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दोहराते हैं और वो मान जाता है। एक ग्रीन स्टैंड होता है जिसमें हम कोई ऐसी बात करते हैं जैसे एक गिलास पानी तो देना, तो लोग मान ही लेते हैं, या मेरी ये चीज़ ऊपर से पकड़ा दो ज़रा, मैं नहीं ले सकता, तो आप बच्चे को कहते हैं कि तुम कर दो, तो जिससे ये ग्रीन स्टैंड्स पूरे होते हैं। तो जो बात आप कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि जो क्राइसिस है वो पैदा करना चाहिए, लेकिन हम क्राइसिस इसलिए पैदा नहीं करते कि हमें अमन बड़ा पसंद होता है। अमन बहुत पसंद होता है तो हम क्राइसिस पैदा नहीं करते, और जब बच्चा आके हमें तपा देता है तो फिर हम अंदर की तपश की वजह से क्राइसिस पैदा करने पे आमादा हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। तो वो हम क्राइसिस पैदा नहीं कर रहे होते, वो अगला बंदा हमसे करा रहा होता है क्राइसिस, वो अगला बंदा करा रहा होता है। और उसको सोच समझ के क्राइसिस पैदा करने चाहिए, सोच समझ के रेड स्टैंड लेने चाहिए, और जब हम रेड स्टैंड लेते हैं तो दूसरे का रद्द अमल जो मुतवक्को है उसको नाप तोल लेना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या?
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।